हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 हमें यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, दो घन हैं जिनमें प्रत्येक का आयतन आपको दिया गया है 64 सेमी क्यूब है और उसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस आकृति बनाई जा रही है जिसमें प्राप्त हो रहा है हमें घनाभ, यानी घनाभ बनाया जा रहा है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमें ये प्रश्नावली करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमें सभी के जो आकृतियाँ उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने पड़ेंगे। तो हम उनके क्षेत्रफल देख लेते हैं। तो हम प्रश्नावली 12.1 के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले सूत्र लिख लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं हम इन पे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और घन का आयतन। ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। हमें दिया गया था दो घन है जिसमें प्रत्येक घन का आयतन हमें दिया गया है 64 सेमी क्यूब। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है हम उसी को लिख लेते हैं। घन का आयतन जो हमें दिया गया है 64 सेमी क्यूब। ये कह रहे हैं इसी आकृति को ठोस आकृति में बनाया गया है और जो हमें प्राप्त हुआ है वो मिलेगा हमें घनाभ। जो हमें आकृति मिली है वो मिली हमें घनाभ। तो हम ध्यान देंगे, हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी। हमें पृष्ठीय घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं 2 गुणा एल बी। एल बी का मतलब होता है एल का लंबाई, बी का ब्रेथ चौड़ाई। एल का लेंथ होता है लंबाई और बी का होता है ब्रेथ चौड़ाई, और प्लस में बी एच, बी फिर वही चौड़ाई और एच यानी ऊंचाई, प्लस में एच एल, एच यानी ऊंचाई, एल यानी लंबाई। परंतु हमें आकृति में कहीं भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है हम उसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमें दिया गया घन का आयतन, हम घन के आयतन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये फॉर्मूले, ये सूत्र हमें याद करने पड़ेंगे। तो घन का आयतन हम लगा लेते हैं ए क्यूब, यानी भुजा का क्यूब। भुजा हमारे पास दी नहीं गई है लेकिन आयतन दिया गया है, वो आयतन के नीचे हम लिख लेते हैं एज इट इज वैसे का वैसा, और ए क्यूब के नीचे ए क्यूब लगा देते हैं। हमें पता है ए यानी भुजा, उसका क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा 64 पे, और क्यूब रूट का मतलब होता है घनमूल निकालना। 64 का घनमूल हम निकाल सकते हैं, कितना होता है 64 का घनमूल निकलता है 4। ये निकला हमारा ए यानी कि भुजा। अब हम एक चीज़ ध्यान देते हैं, हमें किताब यानी प्रश्न में क्या दिया गया था। हमें दिया गया था किताब यानी प्रश्न में कि हमारी आकृति जो थी उसमें हमें 2 घन दिए गए थे जिसका आयतन हमें दिया गया था, और हमने उन्हीं घनों का जो भुजा है वो हमने निकाल ली है। तो हम ध्यान देते हैं, हमारे पास सबसे शुरू में 2 घन थे, यानी कि इस प्रकार के 2 घन बने हुए थे। घन की आकृति हमें पता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार के 2 घन बने हुए थे। हमें पता है उन घन की भुजा हमने निकाल ली है और भुजा सभी बराबर रहेगी। 2 घन है, एक की भुजा 4 4 4 सभी निकलेगी तो दूसरे की भी 4 4 सभी निकल जाएगी। इसी घनों को पिघलाकर उसने एक ठोस घनाभ बनाया है। तो हमें चाहिए हमारे घनाभ, जो इसी आकृति को इसने पूरा एकल घनाभ बना लिया है। हमें घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसके लिए हमें चाहिए घनाभ की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई। हमें पता है कि जो हमारा घनाभ है उसकी लंबाई ये होती है, तो ये लंबाई कितनी हो गई है पूरी 8 सेमी, क्योंकि 2 घन थे, एक घन की 4, एक घन की 4, पूरे घन को बना का है घनाभ, तो ये पूरी लंबाई हो जाएगी 8 सेमी। ऊंचाई तो उतनी ही रहेगी, कितनी रहेगी 4 सेमी। अब आती है चौड़ाई। जो हमारी इस आकृति में चौड़ाई रहेगी यानी कि ये वाली, वो चौड़ाई भी उतनी रहेगी जो हमें दी गई थी 4 सेमी। तो हमारे पास घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों निकल चुकी है। तो अब हम घनाभ का जो क्षेत्रफल निकालना था उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो हमें पता है हमें दिया गया है 2 गुणा अल बी मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो हम देखते हैं 2 गुणा है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई की गुणा करनी हमें चौड़ाई से, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चौड़ाई हमारी 4 है, ऊंचाई हमारी 4 है, प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ऊंचाई हमारी 4 है और लंबाई हमारी 8 है, ब्रैकेट क्लोज। देखते हैं हम 2 गुणा है 8 की 4 से मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो हमारा आएगा 32, 4 की 4 से करेंगे आएगा 16 और 8 की 4 से करेंगे आएगा 32। 2 मल्टीप्लाई में है, ये सभी जुड़ रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, हम इनको प्लस कर देते हैं। तो 32 और 16 होता है 48, 48, 48 और 32 हमारा होता है 80। तो 2 की गुणा करनी हमें 80 से, यानी हो जाएगा 160 सेमी स्क्वायर। क्योंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना था, हमने निकाल लिया है, वो निकलेगा 160 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया गया है कोई बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन भी बना हुआ है। अर्धगोले का व्यास हमें दिया गया है और जो बर्तन है उसकी ऊंचाई में दी गई है। सबसे पहले हमें जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार हमें अर्धगोले का व्यास दिया गया है, बर्तन की ऊंचाई दी गई है और बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन ऐसा बर्तन अब हमें कौन सा है, बेलनाकार है, अर्धगोला है, वो हमें पूरा ढंग से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसने दिया है कि आपका जो बर्तन है वो इस प्रकार का है कि वो एक तरफ से नीचे की तरफ से तो अर्धगोला रहेगा, जो कि रहेगा हमारा, मान लीजिए ये हमारा अर्धगोलाकार आकृति दी गई है। और इसी में हमें ये बताना है कि उसी में एक बर्तन इस प्रकार से बना हुआ है कि ऊपर जो आकृति जा रही है वो बेलनाकार बनी हुई है उस बर्तन की आकृति। अब ये हमें कह रहा है कि जो इसमें अर्धगोला जो आ रहा है नीचे की तरफ, उसका व्यास हमें 14 सेमी दिया गया है। ये जो व्यास है ये पूरा 14 सेमी दिया गया है। तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, व्यास में 2 का भाग लगा देंगे तो 7 सेमी हमारी त्रिज्या आ जाएगी। और ये कह रहा है बर्तन की ऊंचाई 13 सेमी है, यानी कि बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेमी है, जिसमें अर्धगोला भी आ रहा है और बेलनाकार आकृति भी आ रही है। लेकिन हमें यदि सिर्फ बेलन की ऊंचाई निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे जो बेलन जो अर्धगोला आकृति है उसकी सबसे पहले जो त्रिज्या थी 7 सेमी, उस हाइट को यदि हम पूरी आकृति में से घटा लेते हैं, मान लीजिए पूरी आकृति हमारे पास है 13 सेमी की, उसमें से हमारा अर्धगोला है 7 सेमी त्रिज्या का, यानी यहाँ तक हाइट है 7 सेमी, वो चली जाती है तो बाकी जो हाइट बचेगी वो बेलन की बचेगी। कितनी बचेगी, 6 सेमी। एक बार देख लेते हैं, बर्तन की ऊंचाई आपको दी गई है, हम बेलन की ऊंचाई यदि निकालते हैं तो क्या करेंगे, जो कुल ऊंचाई है हमारे पास, कुल ऊंचाई 13 सेमी, उसमें से अर्धगोले की ऊंचाई
यानी अर्धगोला तो उसकी त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई रहेगी, वो घटा देते हैं तो हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ जाएगी 6 सेमी। एक बार मैं दोबारा बता दूं, पूरे बर्तन की 13 सेमी ऊंचाई थी और उस 13 सेमी में से अर्धगोले की 7 सेमी ऊंचाई यानी उसकी त्रिज्या चली गई, तो शेष बर्तन की ऊंचाई बचेगी जो हमारा बचा है बेलनाकार, यानी बेलन की ऊंचाई होगी है 6 सेमी। अब हमें निकालना बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम ध्यान से देखते हैं, जो हमारा बर्तन है उसमें दो आकृतियां बन रही है, एक बन रहा है अर्धगोला, एक बन रहा है बेलन। यानी कि हमें यदि पूरे बर्तन का क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धगोले और बेलन दोनों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले लगा देते हैं कोई भी बेलन का या फिर अर्धगोले का, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बेलन का क्षेत्रफल और प्लस में हमारे पास आकृति है अर्धगोले का क्षेत्रफल। यदि हम बेलन और अर्धगोले दोनों के क्षेत्रफल निकालते हैं और प्लस कर लेते हैं तो पूरे हमारे बर्तन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यही करते हैं, सबसे पहले बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं और उसको लिख लेते हैं। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, तो मैं लिख देता हूँ 2 पाई RH। प्लस में हमारा है अर्धगोला और अर्धगोले का क्षेत्रफल हमारा होता है 2 पाई R स्क्वायर। ये हमारे दोनों ही आकृतियों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले हैं। अब हम देखते हैं, यदि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं। हमें 2 दोनों तरफ कॉमन दिख रहा है, पाई हमें दोनों तरफ कॉमन दिख रही है और R 2 है, इधर 1 है, यानी 1 R हम कॉमन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और एक R कॉमन आ रहा है। H कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। तो हम देखते हैं 2 पाई R कॉमन चला गया तो बचता है ऊंचाई H, 2 पाई 1 R कॉमन चला गया तो 1 R यहाँ पे हमारे पास बचेगा। हम देखते हैं 2 है पाई का मान। यदि हमें प्रश्न में कोई निर्देश ना दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 22/7 ही मान रखेंगे पाई का। यदि हमें कोई निर्देश दिया गया है 3.14 या कुछ और, तो हम फिर उस निर्देश के अनुसार पाई का मान रख देंगे। अब हमारे पास आता है R। हमने पहले ही देख लिया था आकृति में R यानी त्रिज्या कितनी थी, 7 ब्रैकेट H यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई हमने निकाली थी, कितनी थी हमारे पास ऊंचाई 6, प्लस में हमारी R यानी त्रिज्या कितनी थी 7। ध्यान रखिएगा, जब हम दोनों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ऊंचाई पूरी बर्तन की ना लगा के हमें बेलन की ही लगानी है। यदि आप इस तरीके से कॉमन नहीं लेते हैं तो आप दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। फिर आपको बेलन के क्षेत्रफल में 2 पाई RH बेलन की ऊंचाई दिखेगी जो हमें बेलन की रखनी होती है। अर्धगोले में हमें कोई भी ऊंचाई का साइन नहीं दिया गया होता है, इसमें 2 पाई R स्क्वायर ही लगाना होता है। तो हम दोनों का अलग अलग निकाल के भी प्लस कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब देखते हैं, यदि कुछ कट रहा है तो उसे काट देते हैं, नहीं कट रहा है तो बाकी नंबर्स को हम वैसे का वैसे लिख देते हैं। 2, 22 और यहाँ पर हमारे पास 6 और 7 दोनों प्लस हो रहा था यानी कि 13। बट्टे में अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है तो हमें इन सब की मल्टीप्लाई करनी है। 2 की 22 से मल्टीप्लाई होती है 44, मल्टीप्लाई में है 13 और इन दोनों नंबरों की गुणा करने पे आएगा 572 सेमी स्क्वायर। तो इसने हमें पूछा था पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आया है 572 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेमी वाले शंकु के आकार का है, यानी कि हमारा जो खिलौना है वो शंकु के आकार का। तो हम देख लेते हैं कि हमारा खिलौना शंकु के आकार का। शंकु होता है, जो जोकर टोपी होती है वो शंकु की आकृति की होती है, यानी कि मान सकते हैं आप एक प्रकार से त्रिभुजाकार आकृति, ठीक है। तो वो शंकु के आकार का खिलौना है।
लेकिन वो एक अर्धगोले पे अध्यारोपित है। मतलब हमें अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था अर्धगोला यानी कि कुछ इस प्रकार की आकृति दी गई है। इसी अर्धगोले पे हमारा शंकु लगा हुआ है। ये पूरा एक खिलौना हमारा बना हुआ है। हमने इसने बताया कि इस खिलौने की त्रिज्या है 3.5 सेमी। त्रिज्या जो केंद्र से आती है वो 3.5 सेमी है। यदि ये गोला पूरा कंप्लीट होता तो इसकी त्रिज्या यही बनती, और यानी आधा गोला, यानी आधे गोले की त्रिज्या हमें दी गई है, यानी केंद्र से लेके परिधि तक ये त्रिज्या है हमारी 3.5 सेमी। ये कह रहा है पिछले क्वेश्चन की तरह ही कि पूरे खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेमी है, यानी 15.5 सेमी है। लेकिन पिछले क्वेश्चन की तरह हमें देखना है कि नीचे एक अर्धगोला निकल रहा है जिसका हम अलग क्षेत्रफल निकाल देंगे, और ऊपर हमारा है शंकु, उसका क्षेत्रफल हम अलग निकाल देंगे, और शंकु का और अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे तो पूरे खिलौने का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करते हैं कि पूरी टोटल ऊंचाई 15.5 है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि पूरी ऊंचाई में से ये अर्धगोले की जो त्रिज्या थी, जो इसकी ऊंचाई भी थी, वो हम घटा देते हैं, तो बाकी से शंकु की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं अर्धगोला, उसकी त्रिज्या हमें कितनी दी गई है, जो क्वेश्चन में भी दिया गया है 3.5 सेमी। उसी के साथ हमें यहाँ पर बता दिया गया है शंकु, और शंकु की ऊंचाई भी हमें दिख रही है, कितनी है, ऊंचाई होती है h, जो हम निकाल सकते हैं कि कुल ऊंचाई जो थी 15.5, उसमें से हम जो अर्धगोले की त्रिज्या यानी जो उसकी ऊंचाई भी थी वो घटा देते हैं, तो हमारी शंकु की एक्चुअल जो ऊंचाई है शेष बची वो हमारे पास आ जाएगी 12 सेमी। अब इसके पश्चात हमें निकालना है पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिख देते हैं संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये आएगा पहले शंकु का क्षेत्रफल, और फिर हमारे पास आएगा जो हमें ये नीचे बेलन और माफ कीजिए अर्धगोला दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्र पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हमें पूरे खिलौने का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम शंकु का फिर अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं, तो पूरी आकृति का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब हम एक चीज़ ध्यान से देखते हैं जो हमें करनी बड़ी आवश्यक रहेगी। शंकु का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो हमारे पास हमने पहले ही पढ़ा था, हम देख लेते हैं। शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई ठीक है, आर ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक एल होता है। एल होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और उस एल को निकालने का भी फॉर्मूला है हमारे पास अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सबसे पहले हम शंकु का जो क्षेत्रफल लगाना वो हम लिख देते हैं पाई आर एल, और साथ में अर्धगोले का क्षेत्रफल भी लगा देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमारा शंकु प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन अभी हमने देखा कि शंकु में एक एल होता है जिसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। तो हमें सबसे पहले इसमें एल चाहिएगा, तो हम एल को निकाल लेते हैं, और एल को निकालने का बड़ा ही एक आसान तरीका होता है। हम शंकु की तिर्यक ऊंचाई को निकालने का फॉर्मूला लगा लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, उसे निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडर रूट में ये दोनों प्लस में है तो इनको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारे पास अंडर रूट में एच यानी शंकु की खाली ऊंचाई कितनी थी, नॉर्मल ऊंचाई हमारे पास दी गई थी, हमने निकाली थी 12, और उसका हमें करना है स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार आर यानी कि त्रिज्या हमें सबसे पहले दी गई थी क्वेश्चन में 3.5 सेमी, उसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमें जानते हैं कि 12 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 120
44, तो हम उसे लिख देते हैं। प्लस में 3.5, 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, तो वो हम निकाल सकते हैं। वो हमें निकलेगा 12.25। अब हमें पता है कि अंडर रूट में इन दोनों संख्याओं को प्लस करना है, तो प्लस करने से आ जाएगा 156.25 यानी 156.25। अब हमें इसका निकालना है अंडर रूट यानी कि वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल हम भाग विधि या फिर किसी भी विधि से हम इसको भाग विधि या किसी भी विधि से हम इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो हम निकाल लेते हैं। अंडर रूट इसका निकलेगा 12.5 सेमी। तो हमें तिर्यक ऊंचाई यानी L मिल चुका है 12.5। तो अब हम अपने सवाल को आगे शुरू कर सकते हैं कि हमें दिया गया था शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, उसमें हमें L यानी तिर्यक ऊंचाई चाहिए थी और वो हमें अब मिल चुकी है। तो हम अब देख लेते हैं। आप दोनों के क्षेत्रफल को अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं या फिर आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन से हमने पिछला क्वेश्चन देख लिया, अब हम अलग अलग करके देख लेते हैं। पाई का मान हमारे पास रहेगा 22/7। त्रिज्या हमारी रहेगी 3.5। ऊंचाई हमारी तिर्यक ऊंचाई है, L यानी तिर्यक ऊंचाई, शंकु में L होता है तिर्यक ऊंचाई, वो हमारे पास है 12.5। फिर है प्लस, फिर वापस से 2 पाई का मान, और हमारे पास R जो कि 3.5 थी उसे हमें 2 बार लिखना है। इतना करने के बाद यदि आप अभी कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अन्यथा आप सीधा भी कर सकते हैं। जैसे प्लस से इधर और इधर दोनों तरफ 22/7 आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन चला जाएगा। 3.5 दोनों तरफ कॉमन आ रही है, तो ये हम ले सकते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे, प्लस से इधर 22/7 3.5 कॉमन जा चुका है, तो बचेगा 12.5। फिर है प्लस 22/7 और 3.5 कॉमन जा चुका है, 2 है, और गुणा में हमारे पास बचेगा 1 3.5। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। 7 से 3.5 गया 0.5 बार। और इसके अलावा इन संख्याओं में यदि कुछ सॉल्व हो रहा है तो उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी एक बार नीचे लिख लेते हैं, बचा 22 बटे में कुछ नहीं है, गुणा में बचा है 0.5, और ब्रैकेट में हमारे पास है 12.5 था, प्लस 2 की गुणा 3.5 से करने पे आता है 7। जैसे 12.5 और 7 को प्लस करने पे आएगा 19.5। ब्रैकेट खुलता है, कोई साइन नहीं होता है, तो गुणा का होता है, और साथ में 2 नंबर गुणा में आपको पहले से दिए गए थे। अब इन सब की हमें क्या करनी है, गुणा। तो सबसे पहले 22 की हम 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा 11, और साथ में गुणा में हमें दिया गया है 19.5। इन दोनों की हमें क्या करनी है, गुणा, और गुणा करते ही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं, हमारा आंसर आता है 214.5 सेमी स्क्वायर। हमें पूछा गया था पूरे खिलौने का क्षेत्रफल, और वो निकला हमारा 214.5 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, हमें दिया गया है एक 7 सेमी भुजा वाला घनाकार बॉक्स है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक घनाकार बॉक्स बना लेते हैं। तो हमें सबसे पहले दिया गया है कि एक 7 सेमी भुजा का घनाकार बॉक्स आपको दिया गया है, यानी कि, और इसी घनाकार बॉक्स पर हमें दिया गया है कि एक अर्धगोला रखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस पे एक अर्धगोला रखा हुआ है। अब हम ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास जो घनाकार बॉक्स है उसकी भुजा कितनी दी गई है, हमें 7 सेमी। जैसा कि हम जानते हैं घन की सभी भुजाएं समान होती है, तो इसने यदि एक भुजा आपको 7 सेमी
दे दी है, तो आप समझ जाइए कि इसकी सारी भुजाएं कितनी रहेगी, 7 सेमी रहेगी। ऊपर वाली भी, जो ऊपर जो छत दिख रही है इसकी, वो भी 7 सेमी रहेगी। ये कह रहा है अर्धगोला जो ऊपर रखा गया उसका व्यास क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि हमारे पास जो घन है उसी के ऊपर पूरा पूरा अर्धगोला रखा गया है, यानी जो ऊपर मान लीजिए घन का ऊपर वाला जो भाग है उस पे इस प्रकार से अर्धगोले को रखा गया है कि वो पूरी पूरी आकृति पे बराबर आ रहा है। तो हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सबसे पहले अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है। तो जितनी घन का सरफेस ऊपर वाला है 7 सेमी, तो वही अर्धगोले का क्या रहेगा, व्यास। ये अर्धगोला उसका व्यास कितना रहेगा, 7 सेमी। और यदि हम अर्धगोले की त्रिज्या निकालते हैं तो त्रिज्या निकालने का तरीका हमारा क्या रहेगा कि जितना व्यास होता है उसके बट्टे में 2 लगा दें। जितना व्यास होता है उसके बट्टे में 2 लगा दें हम। अब हमें यहाँ दिया गया है कि जो ये पूरा जो ठोस आकृति आपकी बनी है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिख देते हैं कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें पता है कि इस ठोस में 2 आकृतियां आ रही है, एक घनाकार और एक अर्धगोलाकार। तो हम सबसे पहले घनाकार आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसी के प्लस में हमें किसका निकालना है, हमें अर्धगोले का निकालना है। तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे अर्धगोले का क्षेत्रफल। और अब एक चीज़ हमें थोड़ा ध्यान देने लायक है कि हमें इसने पूछा था इसका पूरा क्षेत्रफल निकालना है, जो ठोस आकृति आपके सामने बन रही है। तो हम देखते हैं कि हमने अभी घन की आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, प्लस में हमारा जो अर्धगोला उसका भी निकाल लेंगे। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब आप इस घन का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप इस भुजा इस भुजा इस भुजा सभी भुजा का क्षेत्रफल निकल रहा है आपका। और अर्धगोले का निकालेंगे तो वो भी हमारा पूरा निकल रहा है ऐसे, यानी इस प्रकार का घन और इस प्रकार का अर्धगोला आप पूरा निकाल रहे हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर वाला जो सरफेस दिख रहा है ये घन में भी निकला था और ये अर्धगोले में भी निकल रहा है। तो हमें पता है कि ऊपर वाला भाग तो अब एक ही बार निकाला जाएगा, 2 बार तो नहीं निकाला जाएगा। और ये जो ऊपर वाला भाग है घन का हम निकाल देते हैं पूरा, लेकिन जो अर्धगोला पूरा निकालने के बाद अर्धगोला हमें दिखाई दे रहा है कि इस प्रकार से होता है, अंदर से वो गोल होता है। तो क्यों ना हम वो ऊपर गोल आकृति है उसका क्षेत्रफल वापस घटा देते हैं। तो हमारे पास ऊपर वाली आकृति का क्षेत्रफल आ गया है और सिर्फ इसी का आएगा। ये वाला हम क्या करते हैं, वापस से माइनस कर देते हैं। दोबारा बताए तो हम आपको पूरे घन का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, अर्धगोला निकालेंगे तो पूरा ऐसे निकलेगा और ये भाग अंदर से गोल होता है। ये ऑलरेडी घन पे छत पे लगा हुआ है, इस छत का तो हम ऊपर वाले सरफेस का तो पहले ही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये फिर से निकल गया। तो क्यों ना हम इस क्षेत्रफल को वापस से माइनस कर देते हैं, तो हमारा इतना भाग और सिर्फ इतना भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये हमें चाहिए नहीं। और ये आकृति बनती है अर्धगोले में, जब सामने से देखेंगे तो ये एक वर्ताकार आकृति बन रही है। तो हमें घन का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का और वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास बन रहा था घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें से हमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस करना है। तो हम देखते हैं, अब घन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। इसे हम 6a² भी लिख सकते हैं, प्लस में अर्धगोला, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है हमारे पास 2πr² और माइनस फिर है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा हमने πr²। 6 है गुणा भुजा, घन का निकाल रहे हैं तो घन की भुजा में पहले ही दी गई थी कितनी है, 7, और उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, प्लस 2 पाई का मान
और r यानी त्रिज्या। अभी हमने देखा था ऊपर अर्धगोले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो अर्धगोले की त्रिज्या हमने देखी थी 7/2 और ये हमें कितनी बार लिखनी है, 2 बार माइनस। अब हम देखते हैं पाई r स्क्वायर। पाई का मान हमारा उसी प्रकार रहेगा 22 पाई का मान 22/7 r। ध्यान रखिएगा ये जो वृत्त निकाल रहे हैं हम उस अर्धगोले के अंदर से निकाल रहे हैं और अर्धगोले में बन रहा है तो उस वृत्त की त्रिज्या उतनी रहेगी जितना अर्धगोले की त्रिज्या थी। तो अर्धगोले की त्रिज्या थी हमारी 7/2, तो वृत्त की त्रिज्या भी कितनी रहेगी हमारे 7/2 और ये हमें कितनी बार लिखना है, 2 बार। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। 6 वैसे का वैसा रहेगा, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 प्लस यहाँ कुछ कट रहा है तो हम उसे काट लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। यदि कुछ नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए। बट्टे में कुछ है तो उसे भी गुणा करके बट्टे में लिख दीजिए। तो अब हमारे पास ऊपर बचा है 22 गुणा में 7 और बट्टे में 2 माइनस, इसी प्रकार यहाँ भी कुछ कट रहा है तो उसे काट लेते हैं। 7 से 7 कट रहा है, 2 से 22 कट रहा है 11 बार, तो हमारे पास बचता है 11 गुणा में 7 बट्टे में 2 शेष बचता है। यदि अभी भी कुछ कट रहा है तो हम उसे काट लेते हैं, यदि नहीं कट रहा है तो उसे छोड़ देते, जैसे 2 से 22 कट रहा है 11 बार। अब हम देखते हैं कि हमारा 6 गुणा में 49 है प्लस यहाँ 11 की 7 से गुणा 77 बटे में कुछ नहीं है माइनस यहाँ 11 की गुणा 7 से 77 और बट्टे में 2 बाकी हमारे पास है। अब हम देखते हैं अंतिम लाइन में हम देख लेते हैं 6 की 49 यानी 49 से गुणा हो रही है तो हम गुणा कर सकते हैं। गुणा करने पे हमारे पास आएगा 294 प्लस 77 है और माइनस 77 में 2 का भाग हम लगा सकते हैं, तो 2 का भाग लगाने पे आएगा हमारे पास 38.5। अब हमें सिर्फ इन संख्याओं को पहले प्लस और फिर माइनस करना है, तो हम पहले इन संख्याओं को दोनों को जोड़ देते हैं और जो हमारा जोड़ने के बाद आएगा उसमें से 38.5 हम घटा देते हैं। तो प्लस और माइनस करने के बाद बचेगा 332.5 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से काट दिया गया है। सबसे पहले हम बनाते हैं, हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक दिया गया है यानी कि घन दिया गया है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये घन है और इस घन में ये कह रहा है कि एक फलक को काट दिया गया है और उसके अंदर अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया है। हम मानते हैं कि मान लीजिए ऊपर वाले फलक को काट दिया गया है तो यहाँ से एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना दिया गया यानी ऊपर वाला सरफेस क्या किया गया, काट दिया गया है। और उसके बाद ये कह रहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। वैसे हमें पता है घन के सारे किनारे बराबर ही होते हैं, तो इसके एक किनारे के बराबर इसका व्यास है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो भाग कट गया है उसके अलावा जो भाग बचा हुआ है घनाकार या अर्धगोलाकार उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस सवाल में हमें कहीं भी त्रिज्या, व्यास, ऊंचाई या घन की भुजा में दी गई नहीं है। तो हमें जब कुछ नहीं दिया गया है तो हम मान लेते हैं। सबसे पहले हमें घन चाहिए और घन की भुजा सभी बराबर होती है, लेकिन हमें एक भी भुजा नहीं दिया है तो हम मान लेते हैं ए। वही भुजा, एक भुजा इसने बताया है अर्धगोले का व्यास है, यानी अर्धगोले का व्यास। ध्यान दीजिएगा दोबारा से, इसने बोला था कि घन की भुजा नहीं है तो हमने ए माना। ये कह रहा है
कि अर्धगोले का व्यास जो है वो घन का एक किनारे के बराबर ही है। तो किनारे तो सारे बराबर होते हैं, तो उसी एक किनारे के बराबर हम अर्धगोले का व्यास मान लेते हैं। और अब यदि अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे तो हमें पता है व्यास के बट्टे में हम क्या लिख देंगे, 2। अब हमारे पास आगे है पूरी आकृति का था क्षेत्रफल निकालना। तो ये पूरी ठोस आकृति का हम क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा घन का क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, इसने हमें साफ साफ बोला है कि ऊपर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है। तो अर्धगोला बनाया गया पर ये गड्ढा बना दिया गया, यानी ऊपर वाला जो सरफेस आपके पास है वो अब नहीं बचा है। यानी ऊपर वाला यानी कि वृत्ताकार, एक अर्धगोले में ऊपर का सरफेस बचता है वृत्ताकार आकृति में, वह निकाल कर शेष बचे ठोस का आयतन माफ कीजिएगा क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमारे पास वो ऊपर वाला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकाल देना है। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो हम क्या करते हैं, उसी में से शेष वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो अब हम सबसे पहले लगाते हैं घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब हम ध्यान देते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ भी त्रिज्या ऊंचाई दी गई नहीं थी। 6 था, जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसमें जो भुजा थी वो हमने पहले से ए मानी है, तो वो ए ही रहेगा, ऊपर स्क्वायर रहेगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, हमें यहाँ पे कहीं भी त्रिज्या कुछ भी दी नहीं गई है। तो हम एक चीज ध्यान से देख सकते हैं, फॉर्मूले हमने जो लिखे हैं उसमें ये है 2 पाई आर स्क्वायर, ये है पाई आर स्क्वायर। तो हम एक चीज समझ लेते हैं, यदि आपको दिया हो 2 पाई आर स्क्वायर जैसे यहाँ पे दिया गया है और माइनस पाई आर स्क्वायर, तो हम इसके आगे एक तो लगा सकते हैं। ध्यान से देखते हैं, ये 2 पाई आर स्क्वायर है, ये 1 पाई आर स्क्वायर है, ये इसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर कॉमन लेना हमें सभी को आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे पाई दोनों में कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर को। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बचेगा 2 माइनस पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो हमारे पास क्या बचेगा 1, यानी 2 में से 1 जाता तो बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर, यानी इसमें से जब ये घटाएंगे तो बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक लगाना हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। यदि हम लगाते हैं तो गलत भी नहीं होगा, यानी कि इसको इसमें से घटाने से हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो प्लस पाई आर स्क्वायर 1 यदि लगाते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। 6 घन की भुजा ए स्क्वायर ए ही थी, स्क्वायर उस पर लगा प्लस यहाँ पे हम देखते हैं ध्यान से, पाई को हम एक बार वैसे ही लिख देंगे क्योंकि वैसे भी कोई मान दिए गए नहीं है, तो हम पाई को वैसे का वैसा लिख देते हैं। आर हमने अभी निकाली थी, त्रिज्या कितनी थी ए बटे में 2 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ था हमारा स्क्वायर। हम देखते हैं 6a स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस पाई, अब a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो हम उसको कॉमन ले सकते हैं, दोनों तरफ a स्क्वायर कॉमन आ रहा है उसे हम कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बचता है 6a स्क्वायर कॉमन चला गया प्लस पाई, और ध्यान से हम देखेंगे कि a स्क्वायर हमारा कॉमन जा चुका है, तो बट्टे में क्या बचा हमारे पास 4। इससे आगे ना कुछ कॉमन आ रहा है ना कोई मान दिया गया है, तो हम इसको आगे नहीं कर सकते, ये हमारा समाप्त हो गया है। जी हाँ, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यदि सेंटीमीटर होता तो उस पर स्क्वायर लगा देते। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो हम लिख देते हैं स्क्वायर यानी वर्ग और इकाई। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है समाप्त। क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है।
लेकिन इसमें एक तरीका जो छोटा सा है वो भी समझ लेते हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। वैसे यहाँ तक करने से भी ये बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें हम एक ऑप्शन और जोड़ सकते हैं, यहाँ तक तो हमें करना ही करना पड़ेगा क्योंकि आप घन की भुजा थी नहीं, आप ए मान रहे हैं, इसे हम कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं वापस से। ये अगर करते हैं बिल्कुल सही होगा, लेकिन इसमें एक परिवर्तन और करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं हमारे पास था 6a² प्लस पाई a² बटे में 4। हमें पता है जब भी प्लस माइनस से बट्टे की संख्या हो तो बट्टे में हम 1 लगा के दोनों तरफ लसा पे ले सकते हैं। तो 1 और 4 का लसा पे आएगा हमारा 4। 1 का 4 में भाग लगाएंगे तो आएगा 4 और 4 की 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 24 और a² वैसे का वैसे प्लस पाई वैसे का वैसा ही रहेगा। 4 का 4 में भाग लगाएंगे तो आएगा 1 और 1 की पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई रहेगा और a² वैसे का वैसा रहेगा। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने इसमें बिना बट्टे में लघुत्तम लेके कॉमन लिया था वो भी करेक्ट था, बट्टे में लघुत्तम लेके भी आपको कॉमन ही लेना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे बट्टे में जो 4 है उसे तो हम बाहर ले ही लेते हैं क्योंकि वो पहले से अकेले ही है। ऊपर कुछ कॉमन है तो देखते हैं a² हमारे पास दोनों तरफ कॉमन आ रहा है तो उसे हम ले सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ऊपर कुछ भी कॉमन आ नहीं रहा है तो हम देखते हैं बाकी 24 रहेगा, a² कॉमन जा चुका है प्लस पाई अंदर रहेगा, a² कॉमन जा चुका है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1 a² बटे में 4 और यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो पाई का होता है उसे हम पहले लिखते हैं, दोनों प्लस किया तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं और प्लस में 24 पीछे लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, घन की भुजा दी नहीं गई थी तो हम यहाँ पर a मान सकते हैं या l भी मान सकते हैं। यदि यहाँ l मानेंगे तो हमें घन की भुजा को l l l l और l ही लिखना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे 1l² बटे में 4 और पाई प्लस 24 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो करने का तरीका यहाँ तक भी सही था, ये भी तरीका सही है, लेकिन आप यदि बट्टे में लसापा लेके करना चाहते हैं तो भी आपको अंत में कॉमन लेके इस प्रकार से सवाल को अंत करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ये करते हैं तो भी सही है, ये करते हैं तो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट।